नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आरक्षण पर राज्यों से राय नामक टॉपिक पर। दरअसल बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों से ये राय मांगी है कि जो 50% तक की सीमा तय की गई है आरक्षण में, क्या उसको और अधिक बढ़ाया जाना सही है या सही नहीं है, इससे संबंधित राय मांगी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये राय मांगना सही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये राय मांगना गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों से ये राय मांगना क्या सही है, क्या गलत है, इसी मुद्दे पर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जान लें कि आज से 29 साल पहले यानी कि सन 1992 में इंदिरा साहनी केस आया था आरक्षण से संबंधित। उसमें कोर्ट ने आरक्षण की जो सीमा है वो 50% तय कर दी थी और ये 9 सदस्य की बेंच थी। अब 9 सदस्य की बेंच एक बड़ी बेंच होती है। अगर उसने कोई फ़ैसला दिया है तो उसको काफ़ी समय तक पालन किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि अगर आरक्षण से संबंधित कुछ बड़े फ़ैसले लाने हैं, कुछ बड़ी नीतियाँ या कहें कि निर्णय लाने हैं, तो उसमें 11 सदस्यों की बेंच बैठेगी, तब जा कर के फ़ैसला हो सकता है कि 50% की सीमा को बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। वैसे भी आर्थिक आरक्षण जो है वो भी दिया ही जा रहा है, तो 10% जो सवर्ण जातियां हैं उनको आर्थिक पैमाने पर आरक्षण देने की व्यवस्था किया ही गया है। इसमें जो राज्य सरकारों से राय मांगी गई है उसके पक्ष में एक तर्क दिया जा सकता है कि ये एक प्रजातांत्रिक तरीका है। यानी अगर हम आरक्षण से संबंधित कोई नई नीतियाँ या नए निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें राज्यों की राय मांगना सही है। लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये आता है कि राज्य सरकारें वोटों की राजनीति करती हैं। यानी कोई भी अगर सरकारें हैं, पार्टी है, तो वो वोट की राजनीति करती हैं। अगर उनसे इस बात की राय मांगी जाएगी कि इस 50% की सीमा को क्या कम किया जाना चाहिए या बरकरार रखना चाहिए, तो वो शायद इस पर सहमत ना हों। वो यही कहेंगी कि नहीं, इसकी सीमा को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो राज्य सरकार निष्पक्ष होकर के शायद इस पर अपने टिप्पणी या अपनी राय न दे पाएँ, तो ये एक इसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया जाता है। अगर इसके विपक्ष में देखें कि क्या राय राज्यों से मांगना उचित है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक समाजशास्त्रीय यानी कि सोशियोलॉजिकल इशू है और सामाजिक प्रतिरूपक और योग्यता के जटिल सवालों से जुड़ा है। तो इसको राज्य सरकारों से नहीं, अपितु जो समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो कह लें कि योग्य लोग हैं, उनसे इस बारे में राय लेनी चाहिए कि क्या आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आधार पर इस सीमा को और ज़्यादा बढ़ाया जाना उचित होगा? क्या इससे किसी प्रकार की योग्यता जो होती है, एबिलिटी, उसमें कमी तो नहीं आएगी? या कहें कि क्या अयोग्य लोग तो शासन प्रशासन में शामिल नहीं हो जाएंगे? इस बात का भी थोड़ा सा डर ज़रूर रहता है। लेकिन सभी लोगों का साथ में विकास करना ये भी ज़रूरी है। इसमें किया क्या जा सकता है? जैसे वर्तमान में अगर देखें तो सरकार ने विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने ज़ोरों से उठाया है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे फर्म, बहुत सारे क्षेत्रक हो सकते हैं जो निजी हाथों में जाएं। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियां कम होंगी ही होंगी और राज्य सरकारें आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाती हैं। वो केस जो है कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको रद्द कर देती है। ये चीज़ राज्य सरकार भी जानती है कि हम जो काम कर रहे हैं, आरक्षण की सीमा को बढ़ा रहे हैं, ये गैर कह लें कि संवैधानिक है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है और सर्वोच्च न्यायालय इसको खारिज भी कर देगी। ये चीज़ पता होता है राज्य सरकारों को, इसके बावजूद भी तय सीमा से ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दरअसल जनता की नज़रों में ये दिखाना चाहती हों कि देखिए, हम आपकी भलाई के लिए काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो न्यायालय है ये आड़े हाथ आ रही है, तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ वो भी जानती हैं, लेकिन जनता का झूठा सेंटीमेंट बटोरने के चक्कर में वो ऐसा काम करती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय को राज्य सरकारों से राय मांगना उचित होगा? ये एक सोचने का मुद्दा है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 1992 के केस आरक्षण से संबंधित था, इसको बोलते हैं इंदिरा साहनी मामला 1992। इसमें कोर्ट ने एक टिप्पणी दी थी कि यदि किसी समूह को आरक्षण की अर्हता हासिल करनी है तो उसका सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जरूरी है, यानी सोशल और इकोनॉमिकल तरीके से पिछड़ा होना जरूरी है। यानी कि जाति के आधार पर नहीं है, कोई जाति पिछड़ी है तो इस आधार पर नहीं दिया जाएगा। अगर उनका सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर या सामाजिक और आर्थिक स्तर से पिछड़े हैं तो इस आधार पर उनको दिया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़ा रहा है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आर्थिक आधार को भी उसमें लिया और 10% की आरक्षण की व्यवस्था सवर्ण जातियों के लिए भी उन्होंने किया था। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखा गया कि 1960 के दशक से 1990 के दशक तक, यानी कि 30 सालों तक ये आरक्षण की व्यवस्था से सिविल सेवा के उच्च स्तर पर दलितों की हिस्सेदारी जो है वो 10 गुना तक बढ़ी थी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि जो सच में एबल हैं, योग्य हैं, उनको हो सकता है कि आरक्षण के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए और वो बाहर निकल जाएं। लेकिन इससे समाज में सभी समावेशी विकास के लिए ये ज़रूरी है कि दलित, पिछड़े और सभी जातियों के लोग भी सिविल सेवा जैसे उच्च पदों पर आएं और अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक शैक्षणिक स्थिति को सुधारें, ताकि समावेशी विकास के तरीके से सभी लोगों का विकास हो सके। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर एक डिस्कशन।